Hello everyone, welcome to my YouTube channel. On this channel, we will be discussing important topics and concepts of biology थ्रू दी एनसीईआरटी बुक्स। इसलिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें भी बायोलॉजी पूछी जाती है, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो या फिर सेंटर के एग्जाम्स हो। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले वाले चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, यू कैन चेक दैट आउट इन द प्लेलिस्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ वैरायटी, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको कितनी सारी टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोआज हैं। एनिमल्स में भी अगर आप देखेंगे कुछ स्क्वेरल्स हैं, एंट्स हैं, इंसेक्ट्स, अदर अदर इंसेक्ट्स हैं, हम लोग खुद हैं। तो बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको ना क्लासिफाई करना शुरू किया। क्यों किया क्लासिफाई? क्योंकि हम एक एक ऑर्गेनिजम्स को ना अगर पढ़ने लग जाएंगे एक एक करके तो पूरी उम्र निकल जाएगी, पर हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक साथ रख दिया, फिर उस ग्रुप को पढ़ा। और जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर उस ग्रुप के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं क्लासिफिकेशन का। जैसे एरिस्टोटल ने जब एनिमल्स को क्लासिफाई किया था तो उन्होंने हैबिटेट के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। उन्होंने बोला था कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, और कुछ वो जो एयर में रहते हैं। पर ये एक ना बहुत ही इरेगुलर सा मेथड हो गया क्लासिफिकेशन का, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसे भी जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, फिर उनको हम कहाँ रखेंगे? ठीक है, पानी वाले में रखेंगे या फिर ज़मीन वाले में रखेंगे? तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। तो हमने क्या बनाया, एक क्राइटेरिया सेट किया कि हम इस बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो कुछ उनमें से कुछ क्राइटेरिया हम देख लेते हैं, जैसे सेल डिज़ाइन। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब एक ही सेल में उसका सारा काम हो रहा है या फिर उसको अलग अलग सेल्स चाहिए अलग अलग काम करने के लिए। जैसे अमीबा है, यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल में उसके सारे काम हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम एक सेल में नहीं होगा, तो हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खुद अपना खाना बना रहा है या फिर कहीं और से ऑब्टेन कर रहा है। जैसे हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम हेट्रोट्रॉप्स हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं कि इनको तोड़ के खा लेंगे, इस एनिमल को पकड़ के खा लेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ लोग कीमोट्रॉफिक भी, कुछ बैक्टीरियाज कीमोट्रॉफिक भी होते हैं, वो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं अपना खाना प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ल्स डार्विन का नाम हम सब ने सुना है। इन्होंने एवोल्यूशन की बात करी थी अपनी बुक में जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशी। इन्होंने बोला प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रिमिटिव वो जिनमें ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ है, एडवांस्ड वो जिनमें बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो गया है टाइम के साथ। ठीक है, इसके बाद ये भी बहुत इरेग्युलर सा था, तो हमने बोला ओल्डर और यंगर बोल सकते हैं। ओल्डर ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और यंगर में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है और कभी-कभी उनकी बुक का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो है आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन। इनमें इन्होंने 5 टाइप्स में डिवाइड, 5 कैटेगरीज में, किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था सारे ही ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, और वो क्राइटेरिया क्या थे, इन्होंने क्या क्राइटेरिया लिए थे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इन्होंने नहीं, मतलब एक हायरार्की डेवलप हो जाती है जब भी हम किसी ग्रुप या जब भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। मतलब एक ब्रॉडर होता है। देखिए, अगर हम एक चींटी को देखेंगे तो वो भी एनिमल है, और अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हम भी एनिमल है, तो उनका किंगडम सेम है। ठीक है,
फाइलम आ जाता है वो थोड़ा छोटा, और जैसे स्पीशी पे आएंगे, स्पीशी में इतने ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनकी जो प्रोजेनी है वो सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। दे आर एबल टू ब्रीड टुगेदर एंड परपेचुएट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्पीशीज में क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स आएंगे, और किंगडम एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड ग्रुप है, ठीक है। मतलब सारे एनिमल्स आ गए किंगडम एनिमेलिया में, लेकिन सारे एनिमल्स स्पीशी सेम नहीं होगी। मतलब हमारी और गोरिल्ला की स्पीशी सेम नहीं है, हमारा जीनस ज़रूर सेम है लेकिन स्पीशी सेम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है क्लोजली, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो स्पीशी, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। इसको मैंने कैसे याद किया था, कई बार ये एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। पीसी ऑफ जीएस, ठीक है। ऑल्दो कोई लॉजिक नहीं है पर ऐसे याद रह जाता है, पीसी ऑफ जीएस। और किंगडम तो है ही, ठीक है, वो तो याद ही रहेगा कि सबसे बड़ा किंगडम है। कभी कभी ना पूछ लिया जाता है ये एग्जाम्स में। आ जाते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर, ब्रॉडली देख लेते हैं क्या क्या बोला था आर.एच. व्हिटेकर ने, ठीक है। उन्होंने बोला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। और अगर आप इस चैप्टर को एक माइंड में मैप बना के चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा ये चैप्टर। मोनेरा में बहुत ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे, मतलब ऐसे हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। मोनेरा में आ जाता है प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल, ठीक है। बाकी सारे आप देखेंगे सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। मोनेरा में आते हैं ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मास, ठीक है। एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में आ जाते हैं यूनिसेल्युलर, इनके सीलिया या फिर फ्लैजुला प्रेजेंट होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये भी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल डायटम्स और प्रोटोजोन्स, ठीक है। फंजाई मल्टीसेल्युलर ही होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक हो सकते हैं ये, ठीक है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है। एग्जाम्पल मशरूम एंड यीस्ट, हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है, स्पेशली मशरूम से, ठीक है। इसके बाद प्लांटी, इसमें मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और एनिमेलिया मल्टी सेल्यूलर हेट्रोट्रॉफिक, जैसे कि हम लोग। इस डायग्राम को ना बिल्कुल ध्यान से देखना जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप देखेंगे मोनेरा में बिल्कुल ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे। फिर प्रोटिस्टा में आप देखिए कैसे थोड़ा सा ना रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर आप देखेंगे फंजाई, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है बॉडी का डिज़ाइन। फिर आता है प्लांटे और उसके बाद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेलिया, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एनिमल्स में। अब हम एक बार ना क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जितना आप क्विक रिवीजन करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक होगा, यूनिसेल्युलर होगा तो मोनेरा होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक होगा, यूनिसेल्युलर होगा तो प्रोटिस्टा होगा। मल्टी सेल्युलर होगा तो आगे देखते हैं क्या हो सकता है। सेल वॉल के साथ होगा तो या तो फंजाई होगा या प्लांटे होगा। फंजाई वो होगा जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। और प्लांटे वो होगा जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑब्वियसली, क्योंकि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर बिना सेल वॉल के होगा तो एनिमेलिया होगा, ओके। आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे इसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। उससे क्या होगा ना, आपको एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे और एग्जाम्पल के थ्रू ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब हम प्लांटी किंगडम को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। प्लांट्स भी आगे ना बहुत ज़्यादा क्लासिफाई करे हुए हैं हमने, 5 टाइप्स में डिवाइड करे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे प्लांट्स आप देखेंगे सारे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ हमेशा रहने वाले होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हज़ारों हज़ारों साल पूरा, हज़ारों हज़ारों साल तक चलता है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हमने इस सीज़न में लगाया फ्लावर और 2-3 महीने रहा और कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गया। तो प्लांट्स भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। देखते हैं हम उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं। पहले तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट पार्ट्स होंगे, मतलब आप बता सकते हो कि इसमें लीफ कौन सी है, स्टेम कौन सी है, रूट कौन सी है, या फिर नहीं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ
वैस्कुलर टिश्यू मतलब इनमें स्पेशली ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या ये सीड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर सीड प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या उसके सीड के ऊपर फ्रूट भी है। इसके बेसिस पे हमने इसको 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, डिविजन्स में, ठीक है। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले थैलोफाइटा, जैसे थैला होता है ना, बस आप बता नहीं सकते कि थैले का कौन सा क्या पार्ट है, वैसे ही थैलोफाइटा के भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, इस पिक्चर में देखेंगे, तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कि मैम ये रूट है, ये शूट है, ये स्टेम है, ठीक है। नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सा मतलब थैले जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है, ठीक है। कॉमनली इनको एल्गे बोला जाता है और ज़्यादातर आपको पानी में ही मिलेगी। जब पानी ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, उस पे बाल जैसे वो ये स्पायरोगायरा होता है वो प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है, थैलोफाइटा। अब आप जब भी एल्गे देखेंगे ना, तो आप याद करना कि मैम ने क्या बताया था, थैलोफाइटा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लाडोफोरा, अल्वा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है ब्रायोफाइटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, तो वो है ब्रायोफाइटा। अब आप देखिए धीरे धीरे कैसे डेवलप हो रही हैं चीज़ें। जो हमने पहला पढ़ा थैलोफाइटा, वो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। ब्रायोफाइटा हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, पानी भी ज़रूरी है और लैंड भी ज़रूरी है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है, क्योंकि एम्फीबियंस जो होते हैं ना, ऑल्दो वो मतलब रह सकते हैं ज़मीन के ऊपर भी, लेकिन उनको अपनी लाइफ पूरी कंप्लीट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप फ्रॉग को देखेंगे ना, तो नॉर्मली आपको दिख जाएगा कि हाँ ज़मीन पे घूम रहा है फ्रॉग, ठीक है। लेकिन अगर वो एग्स देगा तो सिर्फ पानी में ही दे सकता है एग्स, ठीक है। तो उसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए वाटर की ज़रूरत है। वैसे ही ब्रायोफाइटा को भी अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आप ना हल्का सा देख सकते हैं कि ठीक है, ये ना कुछ लीफ जैसा दिख रहा है मुझे, कि हाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये लीफ है, ये स्टेम जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब स्पेशल टिश्यूज नहीं है कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल के लिए। एग्जाम्पल है इसके मॉस और मार्केंशिया। ये आपको कॉमनली ना मॉस दिख जाएगा रेनी सीजन में ईंट वीट और वॉल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आप प्रॉपरली बता सकते हैं कि भाई ये तो स्टेम ही है, ये तो रूट ही है, और ये लीफ ही है, ठीक है। इसमें स्पेशल मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब इनको क्या है कि इनको वाटर नहीं चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मॉइस्चर में रहते हैं, ऐसे बिल्कुल ड्राई जगह पर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसके फर्न्स, मार्सिलिया और हॉर्सटेल। हॉर्सटेल ये मत सोचना कि घोड़े की मूंछ, ठीक है, ये एक कॉमन नेम है इक्विसिटम का, ठीक है। ये अगर आप ब्राउन ब्राउन देखेंगे ना लीफ के पीछे, ये पीछे का साइड है लीफ का, ये ब्राउन ब्राउन डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये ना इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो हिडन होते हैं, और इनको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स। क्या बोला जाता है इनको, क्रिप्टोगैम्स। किसको, टेरिडोफाइटा को, ठीक है। जिनके वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको फेनेरोगैम्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे इंफॉर्मेशन है, ये इससे रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। इसके जो सीड्स होते हैं, किसी भी प्लांट के सीड्स होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही फॉर्म होते हैं। सीड के अंदर ना एम्ब्रियो होता है, जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है। मतलब सीड कहीं गिर गया तो ऐसे नहीं कि बस सूख गया वो वहीं पे, उसमें फूड भी प्रेजेंट होता है, जिससे वो एक हेल्दी प्लांट में जर्मिनेट कर सके, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सीड अगेन हमने फिर उसको डिवाइड कर दिया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। देख लेते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट जिनके सीड्स ना नेकेड होते हैं, मतलब कोई फ्रूट नहीं होगा उसके ऊपर, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल मतलब कोई सीजन नहीं है इनका कि आप गर्मियों में लगा दो तो सर्दियों में अपने आप सूख जाएंगे, फिर दोबारा गर्मी आएंगे तो दोबारा लगाना पड़ेगा। मतलब एक बार लगा दिया तो चलते जाएंगे हजारों सालों तक। ये एवरग्रीन होते हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि भाई सारी पत्तियां झड़ गई, ठीक है।
एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन रहते हैं, ठीक है, और वुडी होते हैं, इनकी वुड काफ़ी ज़्यादा ना यूज़ भी होती है फर्नीचर वगैरह में, जैसे देवदार। कभी आप हिली रीजन्स में गए होंगे, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें फिर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल, तो वहाँ पे आपको ये कॉमनली दिख जाएंगे हाई एल्टीट्यूड के, ठीक है। तो ये थे आपके जिम्नोस्पर्म। अब लास्ट है हमारा एंजियोस्पर्म। इसके जो सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं। एंजियो का मतलब कवर्ड और स्पर्मा मतलब सीड्स। इनमें सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। जितने भी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स दिखते हैं वो सारे ही एंजियोस्पर्म होते हैं। जो सीड्स होता है, सीड्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं ओवरी के अंदर, और ओवरी बाद में क्या बन जाती है, फ्रूट। तो जैसे अगर आप मतलब खीरा खा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे इसमें बीज होते हैं छोटे छोटे, खीरा खा रहे हैं, तो ये क्या है, इसकी ओवरी, और ये जो सीड्स प्रेजेंट है ना, इसको बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो ओवरी किस में डेवलप होती है, फ्रूट में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओवरी किस चीज़ में डेवलप होती है, फ्रूट में। जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं वो ज़्यादातर ओवरी ही होती है प्लांट की, ठीक है, सीड की। अब देख लेते हैं कि प्लांट के जो एम्ब्रियो होते हैं उनको कॉटिलिडन बोला जाता है। जैसे अगर आप मटर का दाना, ऐसे मटर होती है ना, मटर को अगर आप तोड़ेंगे तो ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें। ये क्या होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कॉटिलिडन्स। अगर आप चने को भी उसका बाहर का कवर हटा के जब उसको सेपरेट करेंगे तो वो दो में आराम से टूट जाता है, क्योंकि वो उसके कॉटिलिडन्स होते हैं। कॉटिलिडन्स को ना सीड लीव्स भी बोला जाता है। अगर आप चना का प्लांट लगा देंगे तो जो पहली लीव्स निकलेंगी ना उसमें वो कॉटिलिडन्स ही निकलते हैं। मतलब सारा न्यूट्रिशन तो प्लांट सोख लेता है, उसके बाद वो लीव्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। एग्जैक्टली लीव्स नहीं होती हैं वो, पर उस कॉटिलिडन्स को सीड लीव्स भी बोला जाता है। कुछ होते हैं मोनोकॉट, जैसे राइस। राइस को आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये लो, ऑल्दो तोड़ सकते हो पर प्रॉपर उसमें कॉटिलिडन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और डाइकॉट्स, जितनी भी पल्सेस हैं, मटर, चना एट्सेट्रा, मतलब जितनी भी आपकी पल्सेस हैं वो ज़्यादातर डाइकॉट्स होती हैं। तो ये था एंजियोस्पर्म। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि सारे प्लांट्स हैं, उसमें कुछ ऐसे होंगे जिनमें आप बता नहीं सकते कि रूट, स्टेम, लीफ क्या है, तो वो आ जाएगा थैलोफाइटा में। अगर आप बता पा रहे हैं कि लीफ और ये स्टेम है, ये सब है, तो फिर दो में डिवाइड होता है। एक तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा और एक में नहीं होगा। नहीं होगा तो वो ब्रायोफाइटा में आ जाएगा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और अगर होंगे तो वो अगेन डिवाइडेड होते हैं, सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो टेरिडोफाइटा में आएंगे, वरना किस में आएंगे, नेकेड सीड्स हैं तो जिम्नोस्पर्म, और सीड्स मतलब ओवरी के अंदर है, फ्रूट है उन पे, तो एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म को भी हमने दो में डिवाइड कर दिया था, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। अगर दो कॉटिलिडन्स होंगे तो डाइकॉट्स, और अगर एक ही कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट्स। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और आप अपनी बुक के भी क्वेश्चंस कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस करने में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लीव कर सकते हैं, अपनी क्वेरी लीव कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और क्वेश्चंस ज़रूर करने चाहिए कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद, उससे हमें पता चलता है कि हमें कितना समझ में आया है। So that's all for today. If you liked the video, do press the like button and subscribe to my channel, and don't forget to click the bell icon और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।